बिजनेस और बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की, यानी कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिनसे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन घिरा होता है। तो जो भी फैक्टर्स हैं ना, उनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो इंटरनल टू द एंटरप्राइज। और वहीं पे कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के फैक्टर्स होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल टू एंटरप्राइज। तो जो एक्सटर्नल टू एंटरप्राइज है ना, उनको हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है माइक्रो इन्वायरमेंट और दूसरा है मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो यानी कि स्मॉल लेवल पे, जिसको हम कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। वहीं पे मैक्रो या इन्वायरमेंट यानी कि लार्ज स्केल पे, जिसको हम अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप इसको स्ट्रक्चरिंग को समझिएगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल टू द एंटरप्राइज और एक्सटर्नल टू द एंटरप्राइज। तो एक्सटर्नल टू द एंटरप्राइज यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो को हम कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट भी कहते हैं, वहीं पे मैक्रो को हम अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। क्लियर? तो अब एक एक करके सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आता है इंटरनल इन्वायरमेंट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट यानी कि इंटरनल टू द एंटरप्राइज। तो इंटरनल इन्वायरमेंट नाम से क्लियर है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, तो उसको हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। कंपोज्ड ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इनसाइड द organization that can affect or can be affected with the choices, activities and decision of the organization। तो ये फैक्टर्स या तो अफेक्ट करेंगे या तो अफेक्ट होंगे, किसकी वजह से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चॉइसेस, जो भी एक्टिविटीज, अभी जो भी डिसीजन मेकिंग लिए जा रहे हैं उसकी वजह से। क्लियर? तो इंटरनल इन्वायरमेंट यानी कि वो सारे फैक्टर्स, वो सारे एलिमेंट्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आता है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम मीन्स द एथिकल बिलीफ दैट गाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई मिशन, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो उस मिशन को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या बिलीफ्स है ऑर्गेनाइजेशन का, क्या एथिकल वैल्यूज है ऑर्गेनाइजेशन के, वो चीज़ वैल्यू सिस्टम आती है। जैसे कि ड्यू टू इट्स वैल्यू सिस्टम अ बिजनेस फर्म में रिफ्यूज टू प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट लिक्वर फॉर इट मे थिंक मोरली रॉन्ग टू प्रमोट कंजम्पशन ऑफ लिक्वर। यानी कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि क्या करते हैं, वो लिक्वर को प्रमोट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है, उनका ये वैल्यू है कि जो है लिक्वर नुकसान करता है, इंसान को परेशान करता है, फैमिली तबाह हो जाती है लिक्वर पीने से। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो लिक्वर को प्रमोट नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड वैल्यू सिस्टम। द वैल्यू सिस्टम ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो डिटरमाइन इट्स बिहेवियर टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉय, कस्टमर एंड सोसाइटी एट लार्ज। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम होता है, वो इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को ट्रीट करता है, कस्टमर को ट्रीट करता है और सोसाइटी को ट्रीट करता है। अब किसी कंपनी का जो मेन मोटिव है उसको खाली प्रॉफिट कमाना है, तो वो कस्टमर को हार्म करके, एम्प्लॉय को हार्म करके, सिर्फ जो है प्रॉफिट ही अर्न करता रहेगा। कस्टमर को क्या नुकसान हो रहा है, एम्प्लॉय को क्या नुकसान है, उससे उसको कोई मतलब नहीं होगा, वो अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है? तो वैल्यू सिस्टम, तो जैसे कि इन्फोसिस का एग्जांपल लें, तो इन्फोसिस का जो वैल्यू सिस्टम, उनका स्टेटमेंट है, आवर कॉर्पोरेट कल्चर इज टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव इन एनवायरमेंट ऑफ फेयरनेस, हॉनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड कर्टेसी टुवर्ड आवर कस्टमर, एम्प्लॉयज, वेंडर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। तो ये जो है इनका वैल्यू सिस्टम है। वैल्यू सिस्टम क्या है कि इनका कॉर्पोरेट कल्चर है टू अचीव, ये क्या, अपने जो ऑब्जेक्टिव है इनका इन्फोसिस का, उसको अचीव करने के लिए ये फेयरनेस, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और कर्टेसी पे विश्वास करते हैं, और एम्प्लॉय, वेंडर और सोसाइटी को उसी तरीके से जो है ये ट्रेड भी करते हैं। तो दैट इज़ वैल्यू सिस्टम। क्लियर? वहीं पे दूसरा इंटरनल इन्वायरमेंट का फैक्टर है, दैट इज़ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर। यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको। मीन्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, द एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न एटसेट्रा। यानी कि किसी भी कंपनी में जो हायर लेवल के जो मैनेजमेंट लोग होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कितने शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने हैं। क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो है ना इंटरनल होते हैं और ये अफेक्ट करते हैं। भाई डिसीजन मेकिंग होता है डिफरेंट डिफरेंट पहलू को लेकर, प्रोडक्शन, एचआर या मार्केटिंग को लेकर डिसीजन मेकिंग होता है। तो डिसीजन मेकिंग कौन करता है, ऊपर जो हाई लेवल के मैनेजमेंट होते हैं। अगर वो स्ट्रक्चरिंग सही होगा तो डिसीजन मेकिंग आसान होगा, वरना डिसीजन मेकिंग क्या होगा, जो है पुअर होगा, डिसीजन मेकिंग स्लो होगा, और इससे क्या होगा, तो इससे जो है जो कंपनी की वर्किंग है वो स्लो हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। तो डिलेज इन डिसीजन मेकिंग कैन कॉस्ट अ गुड डील टू अ बिजनेस फर्म। आप सपोज करिए कि आपके पास जो है कहीं पे टेंडर आता है, तो टेंडर आने में जो है हर जगह पे टेंडर को जो अप्रूव करता है कौन करेगा, कंपनी के जो है डिपार्टमेंट होते हैं, यानी कि हायर मैनेजमेंट लेवल के जो होते हैं। अगर उनका डिसीजन मेकिंग स्लो चलेगा तो कोई और कंपनी वो टेंडर लेके चली जाएगी और आपकी
कंपनी को टेंडर नहीं मिलेगा। तो ये क्या किया, इसने जो है बिजनेस को अफेक्ट डाला है। इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट्स एम्प्लॉय, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो उन एम्प्लॉय की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये फैक्टर अफेक्ट करता है। अगर आप पुअर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय को रखे हुए हैं तो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए आज के टाइम पे क्या देखते होंगे आप कि जो कंपनीज होती हैं, अच्छी कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो टॉप कॉलेज से, टॉप इंस्टीट्यूशन से जो है लोगों को कैंपस ड्राइव करके जो है वो रिक्रूट कर लेती हैं अपने यहाँ पे टॉपर्स को, आईआईटी से, आईआईएम से, या फिर जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से वहाँ से जो है टॉपर्स को अपने यहाँ पे रिक्रूट कर लेते हैं डायरेक्टली। तो ये क्या है, ये क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को जो है अचीव कर रहे हैं। 50 लाख के पैकेज पे, 1 करोड़ के पैकेज पे जो हायर कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छा रिसोर्स होगा, अच्छा एम्प्लॉय होगा, तो उनका बिजनेस भी जो है ग्रो करेगा। द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन द स्किल्स, कैपेबिलिटीज, एटीट्यूड एंड कमिटमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉय। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर सक्सेस को होना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसका जो है एम्प्लॉय का स्किलफुल होना, कैपेबिलिटीज़ होना एम्प्लॉय के अंदर, उसका एटीट्यूड और उसका कमिटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये जो है एक प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जो है आता है। नेक्स्ट जो इंटरनल इन्वायरमेंट का फैक्टर, दैट इज कंपनी इमेज एंड ब्रांड वैल्यू। किसी भी कंपनी का इमेज, ये भी इंटरनल फैक्टर है, और कंपनी कैसे अपने इमेज को बढ़ाती है ये डिपेंड करता है। किसी कंपनी का इमेज अगर ख़राब है ना, तो लोग कस्टमर जो है उसके लिए वैल्यूज़ नहीं करेंगे, और अगर वो महंगा प्रोडक्ट दे रहा होगा तो उसको परचेज भी नहीं करेंगे। तो कंपनी का इमेज, उसकी ब्रांड की वैल्यू क्या है, ये भी इंटरनल है, और ये फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है आपके बिजनेस को। एन इमेज दैट पीपल होल्ड इन देयर माइंड अबाउट द कंपनी, इट्स प्रोडक्ट एंड इट्स सर्विसेज। तो किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए, उसकी सर्विसेज के लिए क्या इमेज है कस्टमर के माइंड में। क्लियर? जैसे चाइना के लिए है, तो चाइना की जो भी कंपनी आ जाए, हम मानते हैं कि वो जो है वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स क्या होते हैं, पुअर क्वालिटी के होते हैं। व्हेन अ कंपनी हैज़ अ गुड कॉर्पोरेट इमेज, इट मीन्स दैट द कंज्यूमर इज गिविंग वैल्यू टू इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो किसी कंपनी का अगर जो है इमेज अच्छा है, कॉर्पोरेट इमेज अच्छा है, तो इसका मतलब कि कंज्यूमर जो है उसको वैल्यू दे रहे हैं, उसके प्रोडक्ट, उसके सर्विस को वैल्यू दे रहे हैं। जैसे एप्पल, अब एप्पल क्या है, एप्पल का प्रोडक्ट अच्छा है, एप्पल का एक अपना कॉर्पोरेट इमेज है, कंपनी इमेज है। तो क्यों? क्योंकि कस्टमर्स के प्रोडक्ट को वैल्यू देते हैं। कंज्यूमर विल आल्सो बी विलिंग टू पे मोर फॉर व्हाट यू ऑफर। अब एप्पल क्या है, एप्पल बहुत कॉस्टली जो है मोबाइल फ़ोन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, सेल करता है, तो उसको जो है महंगा है, लेकिन फिर भी जो है कस्टमर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एप्पल जो है एक अच्छे ब्रांड है, अच्छी कंपनी है, और जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी। तो इसी वजह से वो क्या है, उसके लिए हायर पैसे चार्ज करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो ये कंपनी का इमेज, ब्रांड वैल्यू जो है इम्पैक्ट डालता है किस पे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे। नेक्स्ट है फिजिकल एसेट्स एंड फैसिलिटीज़, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से फिजिकल एसेट्स और फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इन पर भी जो है कंपनी का बिजनेस का जो फंक्शन है, बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है। अब आपके पास मशीनरी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो है अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या आप कुछ परफॉर्म कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपके पास बिल्डिंग अवेलेबल नहीं है, या फिर प्लांट के लिए जो है प्लेस अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो फिजिकल एसेट्स और फैसिलिटीज़ भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। टेंजिबल assets that can be seen, touched and held with a very identifiable physical existence। तो फिजिकल एसेट्स का मतलब टेंजिबल एसेट्स हो गए, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। फिजिकल एसेट्स इंक्लूड लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, टूल्स, इक्विपमेंट, व्हीकल, गोल्ड, सिल्वर और एनी अदर फॉर्म ऑफ मटेरियल इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो फिजिकल एसेट्स में सारी चीज़ें आ गई, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चीज़ें, टेंजिबल चीज़ें होती हैं ना, जिसको आप छू सकते हो, वो ज़मीन हो गया, वो मशीनरी हो गया, वो बिल्डिंग हो गया, वो टूल्स हो गया, वो इक्विपमेंट हो गया, आपके यहाँ पे कंप्यूटर्स हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें फिजिकल एसेट्स हैं, और ये जो है आपको कहीं ना कहीं बिजनेस को रन करने में हेल्प करती हैं। अगर इसमें आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो आपका बिजनेस जो है पुअर हो जाएगा। अब नई टेक्नोलॉजी की कोई नई मशीनरी आ गई है वाटर पैकेजिंग प्लांट के लिए, सपोज करिए अपना वाटर पैकेजिंग प्लांट ओपन कर रखा है, यहाँ पे वाटर पैक करते हो, नई टेक्नोलॉजी आ गई, अगर वो परचेज नहीं करोगे तो आप ही का जो है बिजनेस क्या चलेगा, स्लो चलेगा। क्लियर? नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये भी क्या है, ये इंटरनल फैक्टर है। हर ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है डिपार्टमेंट ओपन करके रखती है। उनका काम ही होता है कि वो नए नए चीज़ें रिसर्च करके जो है डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि अगर आपको आज के टाइम पे कॉम्पीट करना है अपने कॉम्पिटिटर से, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा जरूरी होता है। व्हेन बिजनेस गैदर नॉलेज टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट और डिस्कवर न्यू वेज टू इंप्रूव देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है। लार्जर कंपनीज में हैव देयर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम दैट विल टेस्ट एंड रिफाइन प्रोडक्ट और प्रोसेस बिफोर कॉमर्शियल यूज। तो जो लार्जर कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, उनका खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, और वो सभी प्रोडक्ट को जो है पब्लिक को के लिए लॉन्च करने से पहले खुद ही टेस्ट करती हैं, खुद जो है
रिफाइन करती हैं उसको, और नए नए प्रोडक्ट को डेवलप करती हैं, और जो उनके पास प्रोडक्ट होता है उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज करके, उसमें चेंजेस लाके आपके सामने जो है प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं। जैसे कि आप व्हीकल्स में देख लीजिए, तो आए दिन नए नए मॉडल्स जो है वो डेवलप होते हैं, और नए नए मॉडल्स आपको जो है मिलते रहते हैं। तो दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंटेंजिबल्स, अब ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ें टेंजिबल नहीं होती, कुछ चीज़ें क्या हैं, इंटेंजिबल्स हैं। तो वो इंटेंजिबल्स क्या हैं, वो भी अफेक्ट करती हैं कंपनी के डिसीजन पे, बट कैन नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि ये इनटेंजिबल्स ऐसे फैक्टर हैं जो कि कंपनी के डिसीजन को अफेक्ट करेंगे, लेकिन उनको आप मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हो। जैसे इन्वायरमेंट इफेक्ट हो गया, एम्प्लॉय का मोराल हो गया, मोटिवेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, गुडविल हो गया कंपनी का, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं, ये भी क्या है, इंटेंजिबल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये इंटेंजिबल्स हैं, और ये कहीं ना कहीं कंपनी के डिसीजन मेकिंग को, उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्लियर। और इसी में आता है इंटरनल इन्वायरमेंट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम यहाँ पे कॉम्पिटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। फैक्टर्स दैट अलाउ अ कंपनी टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज बेटर और मोर चीपली देन इट्स राइवल। यानी कि जो कंपनी का राइवल है, जैसे कि पेप्सी और कोका कोला दोनों कंपनी के राइवल हैं, तो कौन जो है ज़्यादा अच्छे से कंपनी का जो है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, उसको प्रोवाइड कर रहा है और चीपली प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ पे कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कंपनी क्या सस्ते में प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पा रही है, और भी अच्छी क्वालिटी का। सस्ते का मतलब यानी कि क्वालिटी बेकार कर दी, का अच्छी क्वालिटी का सर्विस कम प्राइस में अगर आप कस्टमर को प्रोवाइड कर ले जा रहे हैं, तो आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कॉस्ट बेस्ड एडवांटेज, यहाँ कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो गया कि आप कम कॉस्ट में जो है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो। जब कम कॉस्ट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे तो उसकी प्राइस भी क्या होगी, कम होगी। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि आप मार्केट में उसको पहले किसी ने नहीं बना, आपने सबसे पहले जो है उस टाइप का प्रोडक्ट या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फायदा है। टाइम बेस्ड एडवांटेज, यानी कि कम टाइम में आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर ले रहे हो, टाइम बेस्ड। या फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड, आपने कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी जो है डेवलप कर ली जो सिर्फ आपके पास है, और उसका यूज़ करके जो है आप प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हो, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है। तो ये भी क्या है, इंटरनल, यानी कि कॉम्पिटिशन आपके अंदर है ना, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितना रिसर्च कर रहे हो, कितना डेवलप कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपके अंदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलेगा, यानी कि आप आसानी से कॉम्पिटिशन को फेस कर पाओगे। तो ये क्या है, ये भी इंटरनल एनवायरनमेंट का ही एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है बिजनेस की परफॉर्मेंस को। क्या आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं है, आपके पास कॉस्ट बेस्ड एडवांटेज या फर्स्ट मूवर एडवांटेज या टाइम बेस्ड या टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई एडवांटेज है कि नहीं है, यानी कि आप जो है कॉम्पिटिशन को फेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक माइक्रो और एक मैक्रो। तो पहले हम माइक्रो देखेंगे। तो माइक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो में छोटा, यानी कि ये क्या है, ये कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट होता है। एक्सटर्नल होता है लेकिन कंट्रोलेबल होता है कुछ हद तक। द फैक्टर और एलिमेंट इन अ फर्म्स इमीडिएट एनवायरनमेंट व्हिच अफेक्ट्स इट्स परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये जो माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं, फिर एलिमेंट्स होते हैं, ये इमीडिएट एनवायरनमेंट में होते हैं कंपनी के। जैसे सप्लायर, अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एलिमेंट नहीं है, लेकिन सप्लायर क्या है, सप्लायर से ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि सप्लायर जो ऑर्गेनाइजेशन को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा होता है या फिर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो सप्लायर ये क्या है, ये माइक्रो एनवायरनमेंट में आ जाता है। इसी तरीके से मार्केटिंग इंटरमीडिएट जैसे रीसेलर्स जो होते हैं, जो रिटेलर, होलसेलर, जॉबर्स हो गए, ये क्या है, ये भी क्या है, कंपनी से जुड़े होते हैं। कंपनी के अंदर के लोग नहीं होते हैं, लेकिन कंपनी से जुड़े होते हैं, इसलिए इनको माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, कस्टमर्स हो गए, पब्लिक्स हो गए, ये सब क्या है, कंपनी से जुड़े होते हैं, तो ये माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं। क्लियर। सप्लायर कौन हो गया, सप्लायर ए पर्सन, बिजनेस और एंटिटी दैट प्रोवाइड प्रोडक्ट्स यानी रॉ मटेरियल और सर्विसेज टू अनदर एंटिटी। तो सप्लायर क्या करता है, ये जो है रॉ मटेरियल या फिर कोई बिजनेस या फिर कोई सर्विसेज या फिर कोई प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, तो वो सप्लायर कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केटिंग इंटरमीडिएट, जैसे कि मैंने बताया रिटेलर, होलसेलर, जॉबर्स। तो इंडिपेंडेंट फर्म्स व्हिच असिस्ट इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू एंड यूजर। मार्केटिंग इंटरमीडिएट कौन होते हैं भाई, रिटेलर, होलसेलर क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चर होता है उससे प्रोडक्ट परचेज करते हैं और कस्टमर तक डिलीवर करते हैं। तो होलसेलर है वो जो मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट परचेज करेगा, और फिर होलसेलर जो है वो रिटेलर को देगा, रिटेलर जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो है ये सारे काम आते हैं। तो ये भी फैक्टर्स हैं। अगर आपके पास होलसेलर और रिटेलर्स नहीं है तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंच पाएगा या फिर इजिली नहीं पहुंच पाएगा। आप कहाँ तक जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपना जो है खुद का प्लांट को ओपन करके कस्टमर को सेल कर सकते हो, वहाँ पे आपको होलसेलर और रिटेलर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये जो है फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है। दे इंक्लूड एजेंट्स, होलसेलर, रिटेलर्स, मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स में
जो डिलीवरी पर्सन हो गए, जो गाड़ियाँ जो डिलीवर करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, आपको पैसे उधार लेने हैं, लोन लेना है, तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो ये सारे लोग भी जो है मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स में आते हैं। इनको हम मिडिलमैन या फिर रिसेलर्स भी कहते हैं। क्लियर। वहीं पे तीसरा क्या है माइक्रो इन्वॉल्वमेंट, दैट इज कस्टमर्स या फिर कंज्यूमर हम जिनको कहते हैं। तो कस्टमर कंज्यूमर कौन हो गए? वो पर्सन जिसके लिए एक्चुअली में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है बना हुआ है, जिसके लिए एक्चुअली में बिजनेस जो है सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ए पर्सन हु बाइज और कंज्यूम गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम ए शॉप और बिजनेस। तो कोई भी पर्सन जो कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो है प्रोडक्ट परचेज करती है फिर कंज्यूम करती है, उसको हम कस्टमर या कंज्यूमर कहते हैं। और बट ऑब्वियसली बात है कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई। अगर कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज ही नहीं करेगा तो आपका बिजनेस चलाना बेकार हो जाएगा, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। क्लियर। तो कस्टमर जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट यानी कि जनरल इन्वायरमेंट या जो है हम रिमोट इन्वायरमेंट भी कहते हैं। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके लिए कॉमन होता है। क्लियर। तो मैक्रो इन्वायरमेंट refers to the general environment that originates outside the organization and affect the business operations indirectly। तो ये क्या करता है? ये indirectly जो है business operations को affect करता है और outside the organization होता है ये। The businessman has no control over these forces। और जो businessman होते हैं इस factors के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता है। देखिए माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है? कुछ हद तक उस पर कंट्रोल है भाई। सप्लायर को आपने ज़्यादा पैसा दे दिया, आपने काम करवा लिया। होलसेल रिटेलर को ज़्यादा पैसा दे दिया, ज़्यादा एडवांटेज दे दिया, आपने काम करा लिया। कस्टमर्स को जो है ऑफर्स दे दिए तो कस्टमर आपके पास चले आए, तो वहाँ तक कुछ हद तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है तो पूरा कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट जो होता है ना, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ये आउटसाइड है और आपका जो है इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट होते हैं इनको आप जो है शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं पेस्टेड इंक। पेस्टेड इंक यानी कि पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिकल, एस से सोशल एंड कल्चरल, टी से टेक्नोलॉजिकल, डी से डेमोग्राफिकल, आई से इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, एन से नेचुरल एनवायरनमेंट और सी से कॉम्पिटिटर। तो इस तरीके से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले है डेमोग्राफिकल एनवायरनमेंट, हम डिस्कस कर लें। तो देखिए डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट मतलब कि पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जिस भी कंट्री में आप जो अपना बिजनेस परफॉर्म या जिस एरिया में आप अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ के जो पॉपुलेशन है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी एज, उनका जेंडर, उनका इनकम, उनका एजुकेशन, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये फैक्टर्स हैं और जो अफेक्ट करते हैं भाई उनका। अगर सपोज करें कि वो जो है इनकी इनकम कम है, तो इनकम कम है तो आपका प्रोडक्ट नहीं परचेज कर सकते अगर आपका प्रोडक्ट जो है प्रीमियम प्रोडक्ट है। क्लियर। तो इनकम जो है अफेक्ट करता है। अब जो है इनकम कम है तो आपको मजबूरन जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 2-2 रुपये 5-5 रुपये के पाउच में भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, वरना बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि छोटे पैकेट में आते हैं, उनको जो है लार्ज पैकेट में ही परचेज करना पड़ता है। अब एप्पल फ़ोन हो गया, तो जहाँ पे इनकम कम है जिस कंट्री में, क्या वहाँ पे आप अपना एप्पल फ़ोन जाके अपना प्रोडक्ट बेच पाएगी? नहीं बेच पाएगी। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन दैट कैन बी यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस और कॉमर्शियल वेंचर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक फैक्टर्स फॉर बिजनेस इंक्लूड एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन लेवल एंड ऑक्यूपेशन। यानी कि आपके जहाँ पे भी आप अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ की पॉपुलेशन की एज क्या है भाई, चिल्ड्रंस हैं या फिर किड्स हैं या फिर यंगर्स हैं या स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग हैं या फिर ऑक्यूपेशन हैं या फिर ओल्ड एज के हैं, उनका इनकम क्या है, एजुकेशन लेवल यूजी, पीजी, इंटर, 10th पास, या फिर ऑक्यूपेशन उनका क्या है, यानी कि वो प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या फिर जो है लेबर हैं। क्लियर। तो आपको जो है ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है और ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है वो अफेक्ट करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑकरिंग नेचुरली, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरली ऑकर करती हैं, जो कि मैन मेड नहीं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट ही कहते हैं। ओके। जैसे कि लैंड, लेबर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल। लैंड, वाटर, प्लांट, एनिमल, ये सब क्या है? नेचुरली है, ये नेचर द्वारा एग्जिस्ट करती हैं एनवायरनमेंट में। ठीक। और ये इनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट पे पड़ता है। बिजनेस में क्या है? ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो चीज़ें होती है दैट आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ मेनी इनपुट सच एज रॉ मटेरियल, एनर्जी एटसेट्रा दैट फर्म्स यूज़ इन देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटी। यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उन चीज़ों का यूज़ करके फर्म्स जो है कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं, कुछ गुड्स सर्विसेज डेवलप करती हैं। ठीक। नेचुरल एनवायरनमेंट से ही हमें रॉ मटेरियल, एनर्जी मिलता है, तो इनका यूज़ करके बिजनेस क्या करती हैं? कुछ नए गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं। इंक्लूड्स जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो जियोग्राफिकल और इकोलॉजिकल फैक्टर को इंक्लूड करता है, जैसे कि मिनरल्स हो गए, ऑयल्स हो गए, वाटर, फॉरेस्ट, वेदर, क्लाइमेट कंडीशन, ये सब क्या है? नेचुरल होते हैं और इन्हीं का यूज़ करके बिजनेस एनवायरनमेंट्स
प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, गुड सर्विस डेवलप करते हैं। तो इसलिए नेचुरल इन्वायरमेंट का भी इम्पैक्ट बिजनेस इन्वायरमेंट में पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सपोज करिए कि शुगर फैक्ट्री आपको ओपन करनी है, तो आप ओपन कहाँ करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे ओपन करेंगे, उस लोकेशन में ओपन करेंगे जहाँ पे शुगर केन की खेती हो, यानी गन्ने की खेती होती हो, वहीं पे आप चीनी मिल सेटअप करेंगे। तो शुगर फैक्ट्री आर सेटअप वेयर शुगर कैन बी ग्रोन, दैट डिपेंड्स ऑन नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट भी डिपेंड करेगा कि कहाँ पे गन्ने की खेती होगी, वहीं पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट में बिजनेस पे नेचुरल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इन्वायरमेंट है दैट इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फोर्सेज रिलेटिंग टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशन। तो ये कौन कौन से साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स और इनोवेशंस को इंक्लूड करता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट? ऑब्वियस सी बात है कि विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू मेथड एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ ऑपरेटिंग ए बिजनेस। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में कि ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है डेवलप की जा रही है, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं, तो इनका यूज़ करके हम नए तरीके से जो फर्म है वो नए तरीके से गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर सकती है, नए मेथड और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो बिजनेस को ऑपरेट कर सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल 2G टू 4G, पहले हम 2G यूज़ करते थे, फिर 3G आया, फिर 4G आया। इसी तरह से पहले हम ब्लैक एंड वाइट टीवी देखते थे, आज हम एलईडी टीवी देखते हैं। प्रिंट मीडिया से डिजिटल मीडिया, ये सब कैसे हुआ है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से हुआ है। कि फीचर्स क्या है, इम्पैक्ट क्या है टेक्नोलॉजी का बिजनेस इन्वायरमेंट पे। तो पहले हम देखेंगे फीचर्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ ए बिजनेस इन्वायरमेंट। तो क्या है फीचर्स किसी भी टेक्नोलॉजी का? तो सबसे पहली चीज़ डायनेमिक। ऑब्वियस सी बात है कि डायनेमिक होता है कि कीप चेंजिंग, ये ओवर एक टाइम पीरियड पे ये चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ उसमें इनोवेशन, अपग्रेडेशन, चेंजेस होते रहते हैं। तो जो भी टेक्नोलॉजी है वो डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है टाइम के साथ। यूजेस टूल्स मटेरियल सिस्टम, ऑब्वियस बात है टेक्नोलॉजी है तो वो टूल्स मटेरियल और सिस्टम का यूज़ करता है। टेक्नोलॉजीज ह्यूमन नॉलेज, जो ह्यूमन नॉलेज है उसी को तो हमने इम्पार्ट किया टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की? ह्यूमन ने की। तो ह्यूमन की नॉलेज का ही सेकंड जो रूप होता है वो होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज ह्यूमन नॉलेज। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ए बिजनेस इन्वायरमेंट। तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस इन्वायरमेंट पे टेक्नोलॉजी का? तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहली चीज़ इम्पैक्ट ऑन एचआर, जो ये ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस करता है, रिप्लेसिंग मेनी जॉब्स डन बाय ह्यूमन। बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जिसको जल्दी परफॉर्म करना होता है और ह्यूमन उसको जल्दी परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसको रिप्लेस करता है, यानी कि उसको मशीन जो है टेक्नोलॉजी वो तुरंत कर देती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पुराने जॉब्स खत्म हो गए तो लोगों की जॉब चले जाएंगे, नहीं। टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारे नए जॉब्स भी क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं। तो इम्पैक्ट ऑन एचआर। फिर है इम्पैक्ट ऑन कस्टमर रीच। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर्स तक रीच कर सकते हैं। एक गांव के, विलेज के, रूरल एरिया के कस्टमर्स तक भी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं यूजिंग सोशल मीडिया, फेसबुक, ऑनलाइन मीडियम्स का यूज़ करके आप कस्टमर्स की रीच तक हो सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। इम्पैक्ट ऑन ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है ऑपरेटिंग कॉस्ट भी जो है आपकी कम पड़ती है। अब क्या है, डिलीवर करना है, ऑनलाइन डिलीवरी हो गई है, ऑर्डर करना है ऑनलाइन, आपको जो है रिटेल शॉप ही ओपन नहीं करने की जरूरत है, आप ऑनलाइन कहीं भी बैठे कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, कहीं से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ मीटिंग करनी है अपने रिटेलर से, सप्लायर से, होलसेलर से, तो आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टाइम कॉस्ट सब बच सकता है। फिर इम्पैक्ट ऑन सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी को भी टेक्नोलॉजी हेल्प करता है। सीसीटीवी हो गए, अदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिनका यूज़ करके आप सिक्योरिटी अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने चीज़ों का सिक्योर कर सकते हैं। तो ये इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी का बिजनेस इन्वायरमेंट में। तो सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोसाइटी क्या होती है और कल्चर क्या होता है। तो सोसाइटी क्या होती है? तो ह्यूमन बीइंग लिविंग टुगेदर इन एन एरिया, उसको हम क्या कहते हैं? सोसाइटी। यानी कि किसी भी एरिया में जहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन बीइंग एक साथ रहते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? सोसाइटी कहते हैं। इन्वायरमेंट और कम्युनिटी सराउंड बाई इंडिविजुअल, कोई भी इन्वायरमेंट, कोई भी कम्युनिटी जो कि इंडिविजुअल्स द्वारा सराउंडेड होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सोसाइटी। द टर्म कम्स फ्रॉम द लैटिन आइडिया ऑफ सोसाइटास, यानी कि जो सोसाइटी वर्ड आया है वो लैटिन वर्ड से आया, सोसाइटास मीनिंग कनेक्शन बिटवीन फ्रेंड एंड एलाइज, यानी कि आपके साथ जो फैमिली, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ जो आपका कनेक्शन है, एलाइज के साथ जो कनेक्शन है, उसी को हम क्या कहते हैं? सोसाइटी कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप देखते हैं विलेज एक सोसाइटी हो गई, स्मॉल टाउन सोसाइटी हो गई, बिग सिटीज़ वो भी क्या एक सोसाइटीज़ है। तो ह्यूमन बीइंग लिविंग टुगेदर इन एन इन्वायरमेंट, कम्युनिटी और एरिया आर कॉल्ड इज नॉन एज सोसाइटी। ठीक। देन है कल्चर। तो कल्चर क्या कहता है? तो कल्चर रिफर्स टू पॉपुलेशंस बिहेवियर, वैल्यूज, प्रैक्टिस, बिलीफ, रिलीजन, यानी कि जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनके जो वैल्यूज़ होते हैं, उनकी जो प्रैक्टिस होती है, उनके जो बिलीफ्स, रिलीजन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। कल्चर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप
ऑफ पीपल। यानी कि कल्चर क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कल्चर किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल की, उनकी नॉलेज होती है ग्रुप ऑफ पीपल के, इनकम्पेंसिंग लैंग्वेज, रिलीजन, क्यूजिन, सोशल हैबिट, म्यूजिक एंड आर्ट्स। तो लैंग्वेज उनकी भाषा, हर सोसाइटी की अपनी अपनी भाषा होती है, हर कल्चर की अपनी अलग लैंग्वेज होती है, अलग रिलीजन होता है, अलग खाना खाना बनाने का ढंग होता है, क्यूजिन, सोशल हैबिट्स अलग होती है, म्यूजिक एंड आर्ट्स जो है उनका टेस्ट जो है प्रेफरेंस अलग होता है। आप कहीं भी देख लीजिए, इंडियन कल्चर देख लीजिए, वेस्टर्न कल्चर देख लीजिए, सब में अलग अलग आपको भिन्नता मिलेगी। तो कल्चर क्या रिफर करता है, उनकी लैंग्वेज, उनकी रिलीजन, क्यूजिन, सोशल हैबिट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, इन सबको रिफर करता है। उनकी बिहेवियर, किसी भी सोसाइटी में रहने वाले पॉपुलेशंस की बिहेवियर को, वैल्यूज़ को, प्रैक्टिस को, बिलीफ, रिलीजन को वो रिफर करता है। तो वो क्या है, कल्चर है। एग्जाम्पल इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। तो होप कि आपको समझ में आएगा कि सोसाइटी और कल्चर में क्या डिफरेंस है। सोसाइटी यानी कि किसी भी एरिया में, किसी भी इन्वायरमेंट में जहाँ बहुत सारे लोग आपस में रहते हैं, फैमिली फ्रेंड्स रहती है, उसको हम सोसाइटी कहते हैं। और उनका जो बिहेवियर होता है, उनकी जो वैल्यूज़, प्रैक्टिसेस, बिलीफ्स और रिलीजन होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। ठीक। अब आता है सोशल इन्वायरमेंट। तो सोशल इन्वायरमेंट क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है, द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ऑल दैट ए सोसाइटी बिलीव्स, इट्स कस्टम, इट्स प्रैक्टिस एंड द वे इट बिलीव्स। यानी कि जो सोसाइटी है वो जो बिहेवियर शो करती है, उनके जो बिलीव्स, उनके जो कस्टम्स है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सोशल इन्वायरमेंट कहते हैं। एवरी सोसाइटी कंस्ट्रक्ट्स इट्स ऑन सोशल इन्वायरमेंट। हर सोसाइटी जो है अपना सोशल इन्वायरमेंट खुद कंस्ट्रक्ट करती है। सम ऑफ द कस्टम्स, बिलीव, प्रैक्टिस एंड बिहेवियर आर सिमिलर अक्रॉस कल्चर एंड सम आर नॉट। तो कुछ कल्चर्स, कुछ बिलीव्स, कुछ प्रैक्टिस जो है सेम होती हैं डिफरेंट कल्चर्स में, वहीं पर लेकिन कुछ सेम नहीं होती। जैसे कि आप इंडिया से नेपाल चले गए तो आप देखेंगे कि क्या होगा कि यहाँ के कल्चर, वहाँ के कल्चर में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी मिलेगी, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे कल्चर जो है सिमिलर हों। इसी तरीके से इंडिया के अंदर ही देख लीजिए, तो आप ईस्ट से साउथ जाते हैं, साउथ से वेस्ट जाते हैं, तो आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज भी मिलेंगी, बहुत सारे डिफरेंस भी मिलेंगे। तो सोशल इन्वायरमेंट क्या है, कंस्ट्रक्ट करता है सोशल सोसाइटी खुद। फॉर एग्जाम्पल इंडियन ट्रैवलिंग टू नेपाल विल फाइंड मेनी सिमिलर प्रैक्टिसेस बट नॉट सो मच इफ ट्रैवलिंग टू चाइना। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सोशल इन्वायरमेंट होता है। क्या कंटेंट है सोशल इन्वायरमेंट का, तो जो रेफरेंस ग्रुप होता है वो सोसाइटी क्रिएट करता है। फैमिली, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन यानी कि आपके माँ बाप, फैमिली ऑफ प्रोग्रेशन यानी कि आपके स्पाउस, आपके बच्चे, ये सब फैमिली में आते हैं। रोल एंड स्टेटस क्या है आपका, ठीक। तो ये सारी चीज़ें सोशल इन्वायरमेंट आती है। अब हम देखेंगे कल्चरल इन्वायरमेंट। तो कल्चरल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो कल्चरल इन्वायरमेंट जो कि आपने देखा कि बिलीफ, प्रैक्टिसेस, कस्टम, बिहेवियर, रिलीजन, लैंग्वेज, क्यूजिन, म्यूजिक एंड आर्ट्स, ये सारी चीज़ें क्या है, किसी भी जो पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल की होती है, सर्टेन पॉपुलेशन की होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। तो कल्चर इन्वायरमेंट शेप्स द वे दैट एवरी पर्सन डेवलप शेप देयर पर्सनैलिटीज। तो कल्चर इन्वायरमेंट की वजह से ही किसी भी पर्सन की जो डेवलपमेंट होती है, उनकी पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है वो कल्चर की वजह से होती है। तो क्या कल्चर इन्वायरमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हम कल्चर इन्वायरमेंट रखते हैं और जिसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो लैंग्वेज, सब कल्चर के, वो कल्चर वाइज लैंग्वेज अलग अलग होती है। क्यूजिन्स यानी कि कैसे आप खाना बनाते हैं, कैसे आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। वैल्यूज़ क्या हैं आपके, नॉर्म्स क्या हैं, रिचुअल एंड सिंबल्स क्या हैं आपके कल्चर की, नेशनलिटीज़ क्या है, रिलीजन्स क्या हैं, रेशियल ग्रुप्स क्या हैं एंड जियोग्राफिकल रीजन्स। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, कल्चर इन्वायरमेंट में आती है। हर कल्चर का अपना अपना लैंग्वेज है, हर अपना अपना खाना बनाने का, खाने पीने का ढंग है, वैल्यूज़ अलग होती हैं, कल्चर नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन सब अलग अलग होती हैं, रिचुअल्स, सिंबल्स जो हैं अलग अलग होते हैं, नेशनलिटीज़ अलग हैं, रिलीजन्स अलग अलग होती हैं, धर्म, जो रेशियल ग्रुप यानी कि काले हैं, गोरे हैं, वो सब अलग होता है, जियोग्राफिकल रीजन्स भी अपना अलग है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, कल्चर इन्वायरमेंट में आती है। तो और ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं बिजनेस को, किसी भी बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं, अफेक्ट करती हैं, ठीक। तो अब हम देखेंगे टॉपिक की इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन कल्चर ऑन बिजनेस। यानी कि फॉरेन कल्चर है किसी के लिए, किसी बिजनेस के लिए फॉरेन कल्चर है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सपोज करें कि कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस है, वो इंडिया में रन करिए, तो उसका जो फॉरेन की जो कल्चर है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंट परचेज बिहेवियर, जो परचेज बिहेवियर इंडियन कस्टमर्स की है, जरूरी नहीं है कि वो फॉरेन कस्टमर्स की होगी। तो परचेज बिहेवियर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो कंपनीज है, बिजनेस, उनको अपना एक्शन प्लान करना होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करनी होगी। प्रॉब्लम इन बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि हमने अभी पीछे देखा कि लैंग्वेज क्या है, सभी सोसाइटीज़ के सभी कल्चर के अकॉर्डिंग डिफर करती है। जो इंडिया में जो लैंग्वेज है, जो नहीं कि वो फॉरेन में लैंग्वेज हो, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए बिजनेस को अलग अलग अपना कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी भी डेवलप करना होगा, इंडियन के लिए अलग, फॉरेन कंट्री के लिए अलग। प्रॉब्लम इन प्रोडक्ट ऑफरिंग, ऑब्वियस सी बात है कि जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो भी डिफर करती है। जो इंडियंस की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है और जो फॉरेनर्स की टेस्ट प्रेफरेंस है, उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस है। तो प्रोडक्ट ऑफरिंग में भी प्रॉब्लम आती है। आप सेम प्रोडक्ट हर जगह नहीं ऑफर कर सकते हैं। चेंज्ड बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन को भी आपको चेंज करना होगा एज पर सोशल इन्वायरमेंट। चेंज प्रमोशन टेक्निक, ऑब्वियस सी बात है, जब परचेज बिहेवियर चेंज होगा, लैंग्वेज चेंज होगी, सोसाइटी कल्चर सब डिफरेंस होंगे इसमें, तो आपका प्रमोशन टेक्निक भी उसके अकॉर्डिंग डिफर करेगा। चेंज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी सोसाइटी के
अकॉर्डिंग डिफर करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं फॉरेन कल्चर का बिजनेस पे, यानी कि कोई बिजनेस इंडिया में रन कर रही है तो उस जब वो फॉरेन में जाती है तो फॉरेन कल्चर्स की वजह से इन सब चीज़ों पे उनका इम्पैक्ट पड़ता है। परचेज बिहेवियर होगी, बिजनेस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, प्रोडक्ट ऑफरिंग में प्रॉब्लम होगी, बिजनेस ऑपरेशन चेंज होगा, प्रमोशन टेक्निक्स चेंज करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी चेंज करना होगा। इसी तरीके से लीगल इन्वायरमेंट, लीगल नाम से क्लियर है, लीगल यानी लॉज, तो इंक्लूड द लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ अ स्टेट। आप किस स्टेट में रहते हैं, आप किस कंट्री में रहते हैं, वहाँ के जो लॉज हैं वो आपको जो है फॉलो करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, और ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। द लॉज एंड रेगुलेशन विल इन्फ्लुएंस द वे इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन विल मार्केट और सेल द प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब जैसे इंडिया में देख लीजिए तो 2-3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे लिक्वर बैंड है, तो लिक्वर जो कंपनी है वो अपना बिजनेस वहाँ पे नहीं परफॉर्म कर सकती। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ। ठीक, तो कंपनी लॉ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये बहुत सारे अलग अलग लॉज हैं जो कि कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं, और ये भी क्या है, इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, और ये जो है कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये जो इन्वायरमेंट है, जो लीगल इन्वायरमेंट है, ये जो कंपनी है वो खुद कंट्रोल नहीं कर सकती है। क्लियर? नेक्स्ट जो इन्वायरमेंट है दैट इज़ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। सभी लोग जानते होंगे पॉलिटिकल यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जैसे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, ये सब क्या है, ये सब पॉलिटिकल पार्टी है, और ये लोग भी जो है इनडायरेक्टली जो है अफेक्ट करते हैं। आप देखते होंगे कि कोई नई स्कीम आ रही है तो उस पर जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है, हड़ताल हो रहा है, तो इन तरीक़ों से जो है किसी भी कंपनी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। भाई किसी भी कंपनी को रन करने के लिए आपको किसी स्टेट में जाना पड़ेगा, उस स्टेट में जा रहे हो तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो पॉलिटिकल पार्टी अप्रूवल दे रही है कि नहीं दे रही है, ये सारे फैक्टर्स हैं और अफेक्ट करते हैं। सेट ऑफ गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज एंड द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल इन द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि अभी देख रहे होंगे कि जो विपक्ष है वो विपक्ष क्या करता है कि जो भाजपा सरकार है वो क्या है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है, तो ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है और ये जो है कहीं ना कहीं नेगेटिवली या पॉजिटिवली आपको अफेक्ट करेगा। क्लियर? देन आता है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट कहने का मतलब है कि वहाँ के जो किसी भी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है सर वहाँ पे, टैक्स रेट्स क्या है, लेबर और वेजेस का क्या है, डिमांड और सप्लाई क्या है, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं और ये भी क्या है इनडायरेक्टली डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है अफेक्ट करते हैं। ऑल दी एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस बाइंग हैबिट ऑफ अ कंज्यूमर एंड बिजनेस एंड देयरफॉर अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी। यानी कि अब सपोज कि महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बढ़ गई, तो बट ऑब्वियस बात है कि लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसमें जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनका लॉस होने लगेगा। तो ये क्या है, इनडायरेक्टली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करते हैं। भाई जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा है और इन्फ्लेशन रेट कम है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करेंगे, तो वहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, टैक्सेस ज़्यादा लग रहे हैं, तो प्रोडक्ट के प्राइसेस ज़्यादा होंगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो प्रोडक्ट लोग कौन खरीदेगा, तो बिजनेस को नुकसान होगा, बिजनेस को उतना हद तक प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, टैक्स रेट, लेबर, वेजेस, ये सारे क्या हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो जाते हैं। इसी तरीके से कॉम्पिटिटर बट ऑब्जर्व होता है कि ये भी क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का इन्वायरमेंट है और कॉम्पिटिटर क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप भी वही जो है प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, सामने वाला जो दूसरा कंपनी वो भी वही प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो कॉम्पिटिटर भी आपके ऊपर जो है इम्पैक्ट डालता है। एक कंपनी विच राइवल्स अनदर, कॉम्पिटिटर का मतलब क्या हो गया, वो कंपनी जो किसी दूसरे को कॉम्पिटिशन देती है। टू कंपनीज दैट ऑपरेट इन सेम इंडस्ट्री मेक सिमिलर प्रोडक्ट एंड टारगेट द सेम कंज्यूमर आर कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर कौन हो गए, जो सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेम कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हैं, तो वो कॉम्पिटिटर हो गए। जैसे कि नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार, पेप्सी एंड कोका कोला, ये क्या है, सेम इंडस्ट्री है, सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं और सेम जो है कंज्यूमर को टारगेट करते हैं। तो कॉम्पिटिटर भी जो है आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब आप जो है कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो 10 रुपये में, सामने वाला आया वो 9 रुपये में प्रोडक्ट सेल करने लग गया, तो आपका जो डेटाबेस है, जो कंज्यूमर हैं आपके, वो क्या करेंगे, स्विच कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो है इनका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट आपको कंपनी के ऊपर पड़ता है। क्लियर? उसके बाद है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट यहाँ पे नाम से है कि आज के टाइम पे क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। आपकी कंट्री में यानी कि इंडिया में आपकी कंट्री की खुद कंपनी है ही, साथ ही साथ जो बाहर की कंट्रीज़ की कंपनी है वो भी आपकी कंट्री में आके काम कर रही हैं, या फिर हमारे जो नेशन की हमारे इंडियन कंपनी है वो बाहर जाके काम कर रही हैं। तो जब एक कंपनी जो है दूसरे कंट्री में जाके काम करती है तो उसको क्या है, उसको मल्टीपल एनवायरनमेंट से डील करना पड़ता है।
भाई अभी तक तो उसको इंडियन की जो डेमोग्राफी थी, इंडियन की जो टेक्नोलॉजी थी, इंडियन का जो लीगल था, पॉलिटिकल था, उससे डील करना पड़ता था। अब वो इंडिया जो है यूएसए में जाके परफॉर्म करिए, तो अब उसको जो है यूएसए की इकोनॉमिक, यूएसए के जो पॉलिटिकल, यूएसए के जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे भी डील करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल एनवायरनमेंट, रिफर्स टू दी सराउंडिंग इन विच इंटरनेशनल कंपनीज रन देयर बिजनेस। तो यहाँ पे क्या है, बाहर की कोई कंट्री, बाहर की कोई कंपनी है वो हमारे इंडिया में आके बिजनेस परफॉर्म करिए, तो उसके लिए हमारा इंडिया क्या हो गया, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट हो गया। हमारे यहाँ की कोई कंपनी है यूएसए में, अमेरिका में, चाइना में जाके बिजनेस परफॉर्म करिए, तो उसके लिए वहाँ के लोग, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या हो गया, वो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट हो गया। कंसिस्ट ऑफ इंटरनेशनल इंटरेक्शन ऑफ अ फर्म ओवर विच इट हैज़ नो कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या हो गया इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में, कि इंटरनेशनल इंटरेक्शंस हो रहे हैं और उस पर कोई भी कंट्रोल कंपनी का नहीं होता है। जैसे कि अभी आपने देखा रसिया और यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है, तो उसकी वजह से कई सारी कंपनी जो है अपना बिजनेस वहाँ से हटा लिया, फिर अपना बिजनेस नहीं कर रही, या फिर उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, तो इसमें जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक, कॉम्पिटिशन, सोशल, कल्चरल, ये सारे फैक्टर्स जो है उसमें आ जाते हैं। तो अगर हम टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को समराइज करें तो यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट दो टाइप का होता है, एक इंटरनल टू द एंटरप्राइज एंड एक्सटर्नल टू द एंटरप्राइज। इंटरनल टू द एंटरप्राइज को हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं, वहीं पे एक्सटर्नल टू द एंटरप्राइज को हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी क्या है, वो दो टाइप में डिवाइड किया गया है, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट जो कि कंट्रोलेबल होता है कुछ हद तक, और माइक्रो एनवायरनमेंट जो कि अनकंट्रोलेबल होता है, क्लियर। और दोनों ही क्या है, एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंटरनल टू द एंटरप्राइज की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू सिस्टम, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, कंपनी इमेज, फिजिकल एसेट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटेंजिबल्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये सब क्या है, ये इंटरनल टू द एंटरप्राइज जिसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। वहीं पे माइक्रो एनवायरनमेंट में आपने देखा सप्लायर, कस्टमर्स, मार्केट इंटरमीडिएट, जहाँ पे रिटेलर, होलसेलर, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये क्या है, माइक्रो एनवायरनमेंट, जिसको हम कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। कंट्रोलेबल मतलब कि पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप कहीं कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं पे तीसरा है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट में डेमोग्राफी, नेचुरल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल, इंटरनेशनल, ये सारे एनवायरनमेंट आ जाते हैं जो कि अनकंट्रोलेबल होते हैं, जिस पे गवर्नमेंट, जिस पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कंट्रोल नहीं कर सकती है। इसका जो है इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ेगा, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली। तो होप आपको क्लियर आया होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।